सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉकरोच. ठीक है, ये भी 10 से 15 मिनट में हमारा हो जाएगा. ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. ठीक है, और ये रात में ज़्यादा एक्टिव होता है इसलिए इसको नॉक्टर्नल कहते हैं हम लोग. ये दोनों को खाता है, मतलब प्लांट को भी एनिमल को भी. इवन ये अपने खुद के स्पेशीज़ को भी मरने के बाद खा सकता है. इसके मोड ऑफ लोकोमोशन को कर्सोरियल कहते हैं क्योंकि ऐसे दौड़ता है. क्लास तो आप जान ही रहो. सबसे पहले फाइला क्या है इसका, तो इसका किंगडम क्या है सबसे पहले, एनिमेलिया. फाइला क्या है, नॉन कॉर्डेट है ये, तो आर्थ्रोपोडा इसका फाइला है. ठीक है, लिखा भी हुआ यार, क्लास इंसेक्टा है. ठीक है, और कैसे जगह पे मिलता है ये, डैम प्लेसेस, गीले जगह पे मिलता है. तुम जानते हो कि सिंक के आसपास तुम्हारे मिलता होगा. ह्यूमन होम्स का ये एक रेसिडेंट है, किसी भी तरह से बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, खाली ये जो है ना बीमारी फैलाता है. ठीक है, शेप साइज और कलर पे आते हैं तो इसकी सिमेट्री तो जान ही रहो ऐसी होती है ना, बायलैटरल सिमेट्री होती है. कलर इसका रेडिश ब्राउन है. लेकिन तुम अगर ऐसे ट्रॉपिकल रीजन्स के कॉकरोच को देखोगे तो रेडिश ब्राउन के अलावा अलग अलग कलर के भी दिख सकते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में तुम वैसे भी जानते हो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, चलो बात करते हैं. इनके बॉडी पे काइटिन के एक्सोस्केलेटन होते हैं. काइटिन के ऐसे प्लेट्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात, इनका जो खुद का बॉडी वॉल है वो एकदम मरियल टाइप का है, पतला सा है. पतला सा स्किन है इनका, क्यूटिकल. तो जिसके पास भी एक पतली सी स्किन होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली वो एक्सोस्केलेटन रखते हैं, जैसे कि मोलस्क में भी हम लोगों को देखने को मिला था. सो यहाँ पे भी काइटिन का एक्सोस्केलेटन ये सिक्रीट करते हैं वाया देयर पतला सा बॉडी वॉल, यानी क्यूटिकल ही यहाँ पे जो है काइटिन को सिक्रीट करता है. और तुम किसी भी एक इनके टिपिकल एब्डोमेन के सेगमेंट को देखोगे तो तुमको एक डॉर्सली एक काइटिन का प्लेट मिलेगा, वेंट्रली एक काइटिन का प्लेट मिलेगा, और लैटरली भी तुमको काइटिन का 2 प्लेट देखने को मिलेगा. ठीक है, तो काइटिन के प्लेट्स का जो पोजीशन है उसी बेसिस पे इनका अलग अलग नाम है. जैसे अगर डॉर्सल काइटिन का प्लेट है तो उसको टर्जाइट कहेंगे, वेंट्रल है तो स्टर्नाइट कहेंगे, और लैटरल है तो उसको प्लूराइट कहेंगे. ये याद रखना बहुत आसान है यार, क्योंकि जानते हो ना स्टर्नम हमारा वेंट्रल होता है, तो यहाँ भी जो वेंट्रल स्क्लेराइट है, स्क्लेराइट यहाँ पे समय स्क्लेराइट लिखा हुआ है क्योंकि काइटिन के प्लेट को हम स्क्लेराइट कहेंगे. अगर तुम बॉटनी याद रखे हो, तुम स्क्लेरिड्स या स्क्लेंट कैमेटस फाइबर्स तुमको याद होगा, तो वो डेड स्ट्रक्चर काइटिन वाले को स्क्लेराइट कह सकते हैं. डॉर्सल होगा वो स्क्लेराइट तो टर्जाइट कहेंगे, वेंट्रल होगा तो स्टर्नाइट कहेंगे, और लैटरल होगा तो प्लूराइट कहेंगे. और हर काइटिन का प्लेट एक दूसरे से एक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना, जो फ्लेक्सिबल सा मेम्ब्रेन है जिसको हम आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन यानी जोड़ने वाला मेम्ब्रेन, या फिर आर्थ्रोपोडा का मेम्ब्रेन है तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी उसको हम कह सकते हैं. इनके बॉडी का डिवीजन है 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड है. इस फोटो को देखो, सबसे पहले ये जो है ना, ये मेल है या फीमेल है, तो सबसे पहले ये फीमेल कॉकरोच है. ये कैसे समझ में आएगा, अगर ये मेल होता तो यहाँ पे एनल स्टाइल भी होता. ठीक है, दूसरा मेल होता तो उसका जो ये विंग है, विंग बॉडी के है ना टिप के बाहर तक होता, लेकिन ये बॉडी के टिप के पहले ही ये विंग खत्म हो गया, तो शी इज फीमेल कॉकरोच. ठीक है, तो अगर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कोई पूछे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच, सो वी विल से कि विंग साइज एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल ओनली इन द केस ऑफ मेल. राइट, सो दिस वन बॉडी का 3 पार्ट है, हेड, फिर ये हो गया इनका थोरैक्स में 3 टुकड़े, और एब्डोमेन में यहाँ पे 10 टुकड़े, 10 सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, इनका ये जो विंग है तो देखो यार, 4 विंग और हाइंड विंग दोनों थोरैक्स से निकलता है. यहाँ एक गलती की भी है, 4 विंग को यहाँ पे है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ थोरैक्स से निकलता हुआ दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रोथोरैक्स प्रोनोटम से निकलता हुआ दिखा रहा है 4 विंग को. ऐसा नहीं है, वो मीजोथोरैक्स से निकलता है, और लास्ट वाला तो ऑब्वियस ही बात है मेटाथोरैक्स से ही निकलेगा. तो 4 विंग और हाइंड विंग में क्या डिफरेंस दिख रहा है, हाइंड विंग जो है ना वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, पतला सा होता है, मेम्ब्रेनस होता है, उड़ने में हेल्प करता है. लेकिन 4 विंग बहुत ही डार्क लेदरी होता है, ये उड़ने में हेल्प नहीं कर सकता. ये सिर्फ जब ये कॉकरोच उड़ नहीं रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो आगे वाला विंग पीछे वाले विंग को ढक करके रखता है, ऐसे प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, इसके हेड का बात करते हैं तो हेड में तुमको ऐसा लंबा एंटीना देखने को मिलेगा, और इसके एंटीना में स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, सूंघने का काम ये अपने एंटीना से करता है. उसके अलावा जो है ये इसलिए हमेशा अपना एंटीना घुमाते रहता है, कहाँ से फूड का स्मेल आ रहा है उसकी तरफ जाता है. और उसके अलावा यहाँ पे टैक्टाइल रिसेप्टर्स, टच रिसेप्टर्स भी इसके एंटीना पे देखने को मिलते हैं. हेड में बात करें तो 2 आइज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दोनों आइज़ बड़े बड़े हैं, और हर आँख में 2000 इमेज बनता है, इसलिए सिंपल आई नहीं है, कंपाउंड आई है. एक आँख में 2000 इमेज बनेगा. ठीक है, प्रोनोटम मीन्स हो गया थोरैक्स का प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स ये बीच वाला पार्ट, और मेटाथोरैक्स है लास्ट वाला थोरैक्स का पार्ट. थोरैक्स से हमको 2 चीज़ें निकलती दिखेंगी, एक तो लेग्स और दूसरा विंग्स है ना. लेग्स इसके पास 6 होते हैं 3 पेयर में, तो प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग, मेटाथोरैसिक लेग. ठीक है, एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. और यहाँ पे एब्डोमिनल सेगमेंट लास्ट यानी 10वें सेगमेंट से हम लोगों को एनल सरसाई निकलता हुआ दिखता है. एनल सरसाई का काम है कि ग्राउंड के जो भी वाइब्रेशंस हैं उनको डिटेक्ट करता है, ये एक तरह का सेंस ऑर्गन है. ठीक है, लेकिन जो एनल स्टाइल मैंने बताया था जो सिर्फ मेल में होता है, वो एक्चुअल में कॉपुलेशन में हेल्प करता है, स्पर्म के पैकेट्स को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. हेड पे आते हैं तो हेड का शेप देख सकते हो ऐसे ट्रायंगुलर दिखता है, और बॉडी एक्सिस से हेड 90 डिग्री पे होता है. सो हेड इज एट 90 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल
परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस। और हेड जो है टोटल 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है। हमारा भी जो हेड है वो हमारी थोरैक्स से नेक से ही जुड़ा है। यहाँ भी हेड जो है वो थोरैक्स से नेक से ही जुड़ा हुआ है। हेड कैप्सूल क्या है ना भाई कि देखो यार, हेड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए काइटिन के प्लेट्स होंगे, वो सारे फ्यूज हो जाते हैं और तो हेड को प्रोटेक्ट करते हैं काइटिन के प्लेट्स, उनको हम हेड कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, हेड जो है वो हर डायरेक्शन में ग्रेटर मोबिलिटी शो करता है क्योंकि नेक जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, नेक में मसल्स हैं। ठीक है, हेड में सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आईज हो गया, जैसे एंटीना हो गया, जैसे माउथ पार्ट्स। अब यहाँ माउथ पार्ट्स को सेंस ऑर्गन क्यों लिख रहा है, उसके लिए हम लोगों को माउथ पार्ट में आना पड़ेगा। तो माउथ पार्ट में यहाँ पे ये जो चीज़ें तुमको निकली हुई दिख रही हैं, इनसे ये टेस्ट करता है। यस, ये टेस्ट अपने टंग से नहीं करता, टेस्ट ये इन पैपली पाल्प से करता है। ये जो है ना पाल्प्स हैं, इनको हम पाल्प्स कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए माउथ में ये पाल्प्स निकले हुए हैं, तो माउथ पार्ट्स को हम लोग सेंस ऑर्गन कह सकते हैं क्योंकि टेस्ट करने का काम माउथ पार्ट से करेगा। अब सबसे पहली बात है, माउथ पार्ट्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो माउथ क्या है, माउथ वो कैविटी है जिससे हम फूड को अंदर लेते हैं। तो उस कैविटी के आसपास जो भी चीज़ मिलेगा उसको माउथ का क्या कहेंगे, पार्ट कहेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत प्रोबेबिलिटी है। देखो यार, इसके अपर लिप को हम लेब्रम कहते हैं और लोअर लिप को हम लोग लेबियम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लिप का नाम याद रखना, अपर वाले के नाम में रम है और लोअर वाले के नाम में ईएम है, यानी लेबियम है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं, इनके पास जॉ भी है। तो जॉ एक्चुअल वो रियल जॉ नहीं है, क्योंकि रियल जॉ उन्हीं के पास होता है जिनके पास खोपड़ी होती है। दीज आर नॉट क्रेनियाटा, बट स्टिल वी आर लाइक नेमिंग द पार्ट्स एज जॉ। सो अपर जॉ इज कॉल्ड एज मैक्सिला एंड लोअर जॉ इज नोन एज मैंडिबल, राइट। सो मैक्सिला जैसे हमारे पास 2 है, इनके पास भी 2 है, लेकिन मैंडिबल हम इंसानों के पास है कि इनके पास मैंडिबल भी 2 है, ये याद रखना सबसे पहले। अब एनसीईआरटी ने क्या किया ना कि चलो ठीक है भाई, लोअर लिप को नीचे बनाया है, अपर लिप को ऊपर बनाया है। ठीक है, लेकिन जॉ बोन में क्या किया है ना कि अपर जॉ को नीचे बना दिया है और लोअर जॉ को ऊपर बना दिया। ऐसा क्यों किया है? एनसीईआरटी ने ऐसा इसलिए किया है कि जो भी एरिया में ऐसे पैपिली पाल्प्स निकले हुए हैं, जो भी टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको साथ में बनाया है। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, पाल्प्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट्स, सो यू हैव टू नेम द लोअर लिप एंड अपर जॉ बोन, ऐसे याद रखना है। पाल्प्स आर एब्सेंट इन अपर लिप एंड लोअर जॉ बोन। अब इसके पास दांत नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने फूड को थोड़ा सा, बड़ा फूड अगर खा रहा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ले करके ही अंदर निकलता है। बिना दांत कैसे कर सकता है? इसका जो लोअर जॉ बोन है उसमें है ना ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन है, तो फूड को इंसाइजिंग रीजन से कट कर लेता है और ग्राइंडिंग रीजन से वो पिस के, मतलब ग्राइंड करके फिर अंदर इनगल्फ करता है। ठीक है, तो इसका हेड रीजन में ये जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी लेबलिंग मिटा के आप लोगों को ABCD करके पूछी जा सकती है। तो ये तो यार एंटीना सबको पता है। एंटीना में तुमको दिख पा रहा है, ये मल्टी सेगमेंटेड है, काफ़ी सारे टुकड़े हैं यहाँ पे एंटीना में। और ये हो गया इसका कंपाउंड आई। कंपाउंड आई से क्या करता है, एक आँख में 2000 इमेज बनता है कंपाउंड आई। हाँ, ये मत सोचना बहुत अच्छा आँख है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसको बहुत धुंधला दिखता है, मोजाइक विजन दिखता है, रिजोल्यूशन काफ़ी कम होती है इसकी इमेज की, है ना, लेकिन सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। रिजोल्यूशन होता है कम, सेंसिटिविटी ज़्यादा। रिजोल्यूशन कम मतलब बहुत बकवास धुंधला दिखता है, और सेंसिटिविटी ज़्यादा इसलिए क्योंकि जैसे ही जैसे तुमने कॉकरोच तुमको देख रहा है, तुम यहाँ से यहाँ घसक गए, तो तुम तो यार एक ही फ्रेम चेंज किया, लेकिन इसके आँख में 2000 फ्रेम चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि तुमको 2000 पीसेस में देख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और ये अच्छी बात है क्योंकि रात में निकलता है, नॉकटर्नल है जैसा मैंने पहले बताया। तो जो रात में निकलते हैं, लाइट वहाँ पे कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे जानवर जो रात में निकले उनके इमेज फॉर्मेशन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ आगे में ओसिलस, ये क्या है? ये कंपाउंड आई नहीं है, ये इनका सिंपल आई है। तो सवाल उठता है, भाई जब तुम्हारे पास कंपाउंड आई था ही देखने के लिए, तो वाई आर यू रिक्वायरिंग सिंपल आई? तो ओसिलस जो है वो सिंपल आई है, सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है कि भाई दिन है कि रात है, इंटेंसिटी। इसमें इमेज नहीं बनता, रेटिना यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी ये कैसे याद रहेगा ये सारी चीज़ें? तो याद रखना, देखो ऊपर में जॉ बोन्स का नाम लिखा हुआ है और नीचे में लिप्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मैक्सिला मैंडिबल इधर होगा और लेब्रम लेबियम कहीं ना कहीं इधर होगा। अब ये कैसे याद रहेगा? देखो, जहाँ से पाल्प निकले, मैं तो तुमको बताया था ना कि पाल्प्स कहाँ से निकलते हैं, लोअर लिप से यानी कि लेबियम से, और अपर जॉ बोन से यानी कि मैक्सिला से। तो जहाँ से पाल्प निकला है, मैक्सिला और लेबियम यहाँ लिखा हुआ है, और जिधर से नहीं लिखे हुए वो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, कंपाउंड आई, तो कंपाउंड आई से ये देखता है, मैंने बता दिया। एंटीना यहाँ पे मल्टी सेगमेंटेड है, और एंटीना तुम देख पाओगे यहाँ पे इस सॉकेट से निकला हुआ है। ये सॉकेट काफ़ी फ्लेक्सिबल सा मेम्ब्रेनस सा सॉकेट है, ताकि एंटीना चारों तरफ आराम से घूम सके। इसमें टच के रिसेप्टर्स होते हैं एंटीना में, स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। और जैसे ही मान लो इसको फूड मिल गया, तो क्या करेगा? फूड को अपने इस पाल्प से यानी पैपिली से टच करेगा, और टच करने के बाद टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद उठा करके अपने माउथ में डालेगा, और उसी से ये अपना फूड इनगल्फ करेगा। ठीक है, इसके टंग के बारे में मैंने बात नहीं किया। टंग को हम लोग हाइपोफैरिंक्स कहते हैं, क्योंकि इसकी मुंडी तुम देख सकते हो ऐसे नीचे झुकी हुई है। तो टंग कहीं ना कहीं यहाँ बकल कैविटी में होगा, तो फैरिंग्स के नीचे आ रहा है ना टंग, इसलिए इसका नाम हाइपोफैरिंक्स है। और इसका टंग भी फ्रॉग के टंग की तरह बाइलोब्ड होता
है। इसका कंपाउंड आई का शेप ऐसे किडनी शेप, बीन शेप का दिखता है और एक आँख में एक आँख में तुमको 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटिडिया बोलते हैं। तो एक आँख में जो है वो तुम्हारा 2000 इमेज यहाँ पे बनता है। थोरैक्स में 3 पार्ट है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, जहाँ से विंग्स और लेग्स तुमको निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, 4 विंग को टेगमिना या इलाट्रा बोलते हैं और ये उड़ने में हेल्प नहीं करते, ये बस पीछे वाले विंग को प्रोटेक्ट करते हैं। पीछे वाले जो विंग है ये उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं और एब्डोमेन के पीछे वाले एंड से तुमको क्या क्या निकलता हुआ दिखेगा, तो एब्डोमेन के पीछे वाले एंड से तुमको निकलता हुआ दिखेगा एनल स्टाइल, एनल सरसाई और टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स ये वाले, जिनको हम बोलते हैं गोनेपोफाइसिस या फिर फेलोमियर। तो ये 3 चीज़ें तुमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आते हैं हम लोग इसके एनाटॉमी पे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों को देखने को मिलेगा गट, और गट में हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। गट के पार्ट्स में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा माउथ, माउथ के बाद फैरिंग्स, फिर आएगा ईसोफेगस। और चूंकि इनके पास रियल टीथ नहीं था, तो ये बड़े बड़े फूड पार्टिकल जो कम ही तोड़े गए हैं, उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा पेट देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉप, और क्रॉप के बाद एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम कहते हैं गिजर्ड। तो गिजर्ड में यार इंटरनल जो है ना वो काइटिन के दांत होते हैं, 6 काइटिन के दांत, जिससे फूड को पीस लेता है और फिर अपने मिड गट में डालता है। फोर गट में ठीक से डाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि फूड छोटे छोटे पीस में यहाँ पे तोड़ा गया नहीं है। मिड गट में यहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन होती है। तो मिड गट का वॉल खुद भी एंजाइम्स निकालता है, और यहाँ पे जो गैस्ट्रिक या हेपेटिक सी का है, जिसका नंबर 6 से 8 है, ये भी यहाँ पे एंजाइम्स को निकालता है। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो अब होगा यहाँ पे हाइंड गट में एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि हाइंड गट का फर्स्ट पार्ट है इलियम। हाइंड गट के पार्ट्स का नाम याद रखना, आईसीआर, इलियम, कोलॉन और रेक्टम। इलियम में हो गया एब्जॉर्प्शन, कोलॉन में जो है वाटर वगैरह जो है एब्जॉर्ब हुआ, जो बचा कुचा है। रेक्टम में जो है फीकस को टेम्पोरली स्टोर किया गया और फिर अल्टीमेटली एनस से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्लैक कलर के तुमको 100 से 150, यहाँ इस डायग्राम में ब्लैक दिख रहा है, एक्चुअल में येलो कलर का होता है। 100 से 150 मालपीजियन टिब्यूल मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे देखने को मिलता है, और 6 से 8 गैस्ट्रिक हेपेटिक सिका फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द digestive system. Now we come to excretory system. So main excretory organ is malpighian tubule, जो अभी मैंने इस डायग्राम में दिखाया था कि मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे 100 से 150 मालपीजियन टिब्यूल देखने को मिलते हैं। मालपीजियन टिब्यूल जो है वो क्या करते हैं कि वो खुद से जो है यूरिक एसिड को बनाते हैं, और यूरिक एसिड को बनाने के बाद मालपीजियन टिब्यूल यूरिक एसिड को बनाने के बाद हाइंड गट में डाल देते हैं, और हाइंड गट से ही एनस के थ्रू ही ये यूरिक एसिड को भी निकालता है और अपने फीकस को भी निकालता है। ठीक है, तो मेजर जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मालपीजियन टिब्यूल है। उसके अलावा फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड, ये भी यूरिक एसिड को बना सकते हैं, और इसलिए ये भी एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाया जा सकता है। सर्कुलेटरी में आते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, सबको ही जानता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है उतने डेवलप नहीं है ही नहीं, है ना। और इनका जो हर्ट है वो 13 चेम्बर्ड हर्ट है। जैसे अपना हर्ट है वो किधर है, आगे है, वेंट्रल है, इनका हर्ट है डॉर्सल है। अपना हर्ट जो है मायोजेनिक है, इनका हर्ट है न्यूरोजेनिक, इसलिए इनका हर्ट निकालने के बाद ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। और 13 चेम्बर्ड हर्ट में ऐसे साइड से जो है फैन शेप के एलआरडी मसल्स तुमको, है ना, लगे हुए दिखेंगे। ठीक है, जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, तो यहाँ पे जो है दोनों साइड में तुमको 10 पेयर्स जो है स्पाइरेकल्स देखने को मिलते हैं, है ना, मतलब टोटल 20 स्पाइरेकल, जहाँ से इनका एयर अंदर आता है, और सीधे जो है स्पाइरेकल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेकियोल, और फिर सीधे सेल्स के कॉन्टैक्ट में हवा चला जाता है। तो चूंकि यहाँ पे ब्लड का कोई रोल नहीं है ना गैस को ट्रांसपोर्ट करने में, इसलिए यहाँ पे ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास एक नर्व कॉर्ड है, इनके पास 2 नर्व कॉर्ड है। हमारा नर्व कॉर्ड पीछे है, इनका नर्व कॉर्ड आगे है, वेंट्रल है। और हमारा जो नर्व कॉर्ड है ना, वो क्या है कि ऊपर में एक ब्रेन है, नीचे में हमारा स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे हमारे केस में ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होता है, और बाकी जो यहाँ से ब्रांचेस निकले हुए हैं नर्व्स के, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, वो कम डेवलप्ड होते हैं। इनके केस में सारे जो है एक ही जैसे इक्वली डेवलप्ड हैं, और सब लोकल अपने पार्ट्स को जो है वो करंट भेजते हैं। जैसे विंग को अगर करंट देना है तो ब्रेन से नहीं आएगा, बल्कि यहाँ जो बगल वाले गैंग्लिया है उनसे आएगा। इसलिए हेड को रिमूव करने के बाद भी इसका बाकी पार्ट काम करता रहता है। विंग इसका तुमको उड़ते हुए दिख सकता है, सब कुछ हो सकता है। सो दिस कॉकरोच कैन लिव अप टू 1 वीक आफ्टर रिमूवल ऑफ इट्स हेड, क्योंकि हेड हट गया तो बस जो हेड वाले रीजन थे वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। बाकी जो बॉडी के पार्ट्स है वो लोकल वाले अपने लोकल गैंग्लिया से, है ना, करंट लेकर के काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाइशियस है, मेल फीमेल अलग अलग होता है।
ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस देखने को मिलेगा, टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा तो वास्ट डिफरेंस में जाएगा। फिर ये जो ग्लैंड दिख रहा है इसको मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, जो 3 चीज़ के मिलने से बनता है, लॉन्ग टिब्यूल, बीच में स्मॉल टिब्यूल और पीछे होता है हमारा सेमाइनल वेसिकल। और फिर ये जो डक्ट दिख रहा है ये सेमाइनल वेसिकल से ही आता है और यहाँ से स्पर्म बाहर निकल जाता है। ये जो डक्ट दिख रहा है ये इस ग्लैंड का है, जिस ग्लैंड का नाम है फैलिक ग्लैंड। तो देखो होता क्या है कि स्पर्म यहाँ से आया, यहाँ पे किसी पैकेट के फॉर्म में नहीं था, वास्ट डिफरेंस में गया, किसी पैकेट के फॉर्म में नहीं था, लेकिन जैसे ही मशरूम ग्लैंड के लॉन्ग टिब्यूल में गया तो लॉन्ग टिब्यूल ने उसके ऊपर सबसे पहला पैकेट डाल दिया। अब पैकेट में बंद स्पर्म के आसपास न्यूट्रिशन भी तो डालना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा, तो न्यूट्रिशन उसमें डालने का काम किया स्मॉल टिब्यूल ने। और फिर जैसे ही वो स्मॉल टिब्यूल में ने न्यूट्रिशन डाल दिया, ये एक पैकेट वाला जो स्पर्म है यानी स्पर्मेटोफोर जिसको कहेंगे, वो सेमाइनल वेसिकल में जाकर के स्टोर हो गया। अब जब उसको इजैकुलेट करना है स्पर्म को, तो सेमाइनल वेसिकल का ये जो डक्ट है यहाँ से इजैकुलेट करेगा वो स्पर्मेटोफोर को, स्पर्म के एक लेयर वाले पैकेट को। तो यहाँ से एक लेयर वाला जैसे ही स्पर्मेटोफोर नीचे जाने लगा, इस इजैकुलेटेड डक्ट के वॉल ने खुद से इसके ऊपर बीच वाला लेयर यानी सेकंड लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर को सिक्रीट कर दिया। और जैसे ही इसने यहाँ पे इजैकुलेट करके 2 लेयर वाला स्पर्मेटोफोर बाहर सिक्रीट किया, फैलिक ग्लैंड ने यहाँ से जो है एक आउटर मोस्ट लेयर यानी थर्ड मोस्ट लेयर जो है वो भी यहाँ पे स्पर्मेटोफोर पे सिक्रीट कर दिया। तो इस तरह से 3 लेयर वाला 3 पैकेट वाला स्पर्मेटोफोर मेल जो है सिक्रीट करता है फीमेल बॉडी में। फीमेल में आते हैं तो यहाँ पे ओवरीज देखने को मिलेंगी। ओवरी से क्या होता है ना, हर ओवरी में जो है ना वो क्या होता है कि 8 ओवेरियोल देखने को मिलता है, और हर ओवेरियोल से है ना एक एक अंडा सबसे नीचे वाला सबसे मैच्योर अंडा ओवुलेशन में निकलता है। सो इस ओवरी में 8 ओवेरियोल, इसमें भी 8 ओवेरियोल, दोनों से 8 16 अंडे एक ओवुलेशन में निकालती है। जब ये अंडा निकालती है तो उसके बाद ये ओविडक्ट हो गया, ये ओविडक्ट हो गया, फिर दोनों ओविडक्ट मिलकर ये वाला चीज़ बना रहा है जिसको हम नाम देंगे कॉमन ओविडक्ट, है ना। कॉमन ओविडक्ट को ही वजाइना बोलते हैं, क्योंकि इसी पाइप में यहाँ पे जो थैला जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है 2 स्पर्मेथिका में यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है, इसलिए इस पाइप का नाम पड़ जाता है वजाइना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो है 16 अंडा निकला और 16 अंडा जो है इस कॉमन ओविडक्ट यानी वजाइना से क्रॉस करते हुए नीचे आ गया, और ये जो तुमको पाउच दिख रहा है दिस इज नोन एज जेनाइटल पाउच, यहाँ पे जो है वो एग आ गया। तो जैसे मैंने बताया कि एग जो है जेनाइटल पाउच में आ गया। अब जैसे ही एग आया तो एग तो बाहर निकल जाएगा यहाँ वेस्टिबुलम से बाहर, है ना, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा, उसको फर्टिलाइज करना है। फर्टिलाइज करने के लिए यहाँ स्पर्मेथिका में जो स्पर्म स्टोर था वो ऊपर से स्पर्म यहाँ पे निकालेगा और वो एग को फर्टिलाइज कर देगा। लेकिन हाँ, फर्टिलाइजेशन से पहले एग जो ऊपर से आया उसको कैच करने के लिए एक ऊथिका बनाना पड़ेगा, और ऊथिका जो है वो कोलैटरल ग्लैंड्स ऊथिका का बॉल सिक्रीट करते हैं, एग को कैच किया जाता है और फिर अल्टीमेटली उस एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ये देखो, ये ऊथिका को काफ़ी दिन तक फीमेल ऐसे लेकर के घूमती है जिसमें उसके फर्टिलाइज अंडे हैं, ताकि बच्चों को एक प्रॉपर क्रैक में डाला जा सके जहाँ पे आसपास थोड़ा सा मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है 13 बार, है ना। जैसे ही अंडा जो है आगे जाके निम्फ में कन्वर्ट हुआ तो 13 बार जो है उसको अपना जो है माउल्टिंग करेगा, यानी अपना साइज़ बड़ा करेगा, अपना स्किन शेड करेगा, तो जाके वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा। इस माउल्टिंग में होता क्या है ना कि इसके पास विंग नहीं है, इसके पास विंग है, तो विंग का डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा ये सेक्सुअली इमेच्योर है, ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो सेक्सुअली इमेच्योर है तो इसके पास गोनापोफाइसिस या फेलोमियर भी नहीं होते हैं, इसके पास होते हैं। ये जो है ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला होता है, इसका डार्क बॉडी होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉकरोच, एकदम शॉर्ट में बताया है, क्लास में तो और डिटेल से डिस्कस होता है। रिवीजन के लिए ये सीरीज सही है। ठीक है।